बेदर्द बुढ़ापा। जेठ महीने के आग उगलते मौसम में रामलाल जी आंगन में रखी चारपाई पर लेटे हुए थे। पसीने से तरबतर आसमान की ओर निहारते हुए वो अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद करते हुए लगातार आंसू बहाए जा रहे थे। वैसे तो रात के 2 बजे थे, लेकिन उनकी आंखों से नींद गायब थी। नींद आती भी तो कैसे? सुबह से अनाज का एक दाना तक भी उनके मुंह में नहीं गया था। अब तो उनके पेट की आंतें भी खाने की गुहार लगा रही थी। रामलाल जी धीरे से रसोई घर में जाकर खाना ढूंढने लगे, लेकिन खाने के लिए कुछ पड़ा ही नहीं था। दूध पीने की इच्छा से उन्होंने फ्रिज खोला तो दूध का बर्तन भी खाली पड़ा था। बूझे मन से रामलाल जी एक गिलास पानी पीकर ही वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गए। एक ओर तो इतनी भयंकर गर्मी और दूसरा भूख से परेशान होकर वह बस दाएं बाएं करवट बदल रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और कब बहू उन्हें कुछ खाने के लिए दे। रामलाल जी के कमरे में पंखा नहीं लगा था, जिस कारण वो गर्मी में चारपाई पर सोते थे। वहीं दूसरी ओर उनके बेटा बहू अपने कमरे में एसी चलाकर सुकून से सो रहे थे। दरअसल कल रात बेटा बहू राहुल और अंजलि दोनों शादी में गए हुए थे और रात को वहीं से डिनर करके घर लौटे थे। रामलाल जी के लिए उनकी बहू ने सुबह की बची 2 बासी रोटियां रख दी थी और अपने ससुर से ये कहकर चली गई कि चाय बनाकर उसके साथ ये रोटियां खा लेना। अक्सर ऐसा ही होता था। उनकी बहू अंजलि रात की बची हुई रोटियां रामलाल जी को खाने में दे दिया करती थी और अब तो रामलाल जी को इस चीज़ की आदत भी पड़ चुकी थी। बहू के कहने पर उन्होंने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया और बेटा बहू शादी की दावत खाने चले गए। रात के समय जब रामलाल जी को भूख लगी तो खाना लेने के लिए वो रसोई घर में गए, लेकिन जैसे ही रोटी निकालने के लिए उन्होंने डिब्बा खोला तो देखा कि रोटी से बदबू आ रही थी, लेकिन बहुत जोरों के भूख लग रही थी। नज़र दौड़ाए तो खाने को कुछ नहीं दिखा। रात के करीब 12 बजे बेटा बहू शादी से घर वापस लौटे, लेकिन रामलाल जी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बहू को इस समय खाना बनाने के लिए कहे। इसलिए वो चुपचाप अपने चारपाई पर लेटे रहे और बेटा बहू अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी, रामलाल जी की भूख भी बढ़ती जा रही थी। भूख से तड़पते हुए उनकी आंख लग गई और सुबह कुकर की सीटी बजने के साथ उनकी आंख खुली। चारपाई से उठकर देखा तो उनकी बहू अंजलि रसोई घर में खाना बना रही थी। खुशबू से रामलाल जी के भूख और भी तेज हो गई। दिन को एक संतुष्टि भी मिली कि चलो अब थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। यह सोच ही रहे थे कि उसी समय उनके कानों में एक तड़कती हुई जोरदार आवाज़ आई और वह अंदर तक कांप उठे। कितनी देर लगा दी आपने अपने उठने में? इतनी देर कोई सोता है क्या? रामलाल जी ने अपनी बहू की ओर देखा तो गरम चाय का प्याला रामलाल जी के हाथों में थमाते हुए बोली, जल्दी से ये चाय पी लीजिए और घर के काम में मेरी मदद करवाइए। 2 दिन के कपड़े हैं, उन्हें धो दीजिए और छत पर सूखने डाल दीजिए, और जब यह काम हो जाए तो सारे घर की साफ सफाई भी करनी है। और हाँ, ज़रा तेज़ी से हाथ चलाना, घर पर मेरे मायके वाले आने वाले हैं, इसलिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। उनके आने से पहले सारा काम निपट जाना चाहिए। बहू एक के बाद एक बात बोलते जा रही थी, लेकिन रात से भूखे रामलाल जी बहू के आगे अपना मुंह तक नहीं खोल पाए। एक कप चाय पीकर ही अपने आप को दिलासा दिया और बाथरूम में रखे कपड़े धोने के लिए चले गए। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण उनसे इतना काम नहीं किया जाता था, परंतु वो मजबूर थे। सारा काम करने के बाद
रामलाल जी हाँफते हुए अपने बहू के पास आए और बोले, बहू, घर का सारा काम मैंने कर दिया है, अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, रात से कुछ खाया नहीं है। रात को जो रोटियां तुम खाने के लिए रख कर गई थी, सुबह से बनी होने के कारण उन रोटियों में से बदबू आ रही थी, इसलिए मैं उस रोटी को खा नहीं पाया। तभी बहू तपाक से बोली, अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं आपको बासी रोटियां देती हूँ? हे भगवान, अब यह इल्ज़ाम लगाना भी बाकी रह गया था मुझ पर। शर्म नहीं आती आपको ऐसा झूठ बोलते हुए? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक मेरे मायके वाले आकर खाना खा नहीं लेते, तब तक मैं आपको कुछ नहीं देने वाली। अरे, अगर खाना कम पड़ गया तो? अगर कुछ बच गया तो मैं आपको बाद में दे दूंगी। अब यहाँ मेरे सर पर मत खड़े रहिए। ऐसा कहते हुए अंजलि ने रामलाल जी के हाथ में एक बिस्कुट का पैकेट थमाया और बोली, अपने कमरे में जाकर उन्हें खा लेना, और जब तक मेरे मायके वाले आकर चले नहीं जाते तब तक वहीं बैठे रहना। यहाँ इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आंगन में से अपने चारपाई भी उठा लीजिए, मेरे घर को कबाड़ खाना बनाकर रखा हुआ है। रामलाल जी का एक मन तो हुआ कि अपनी बहू की कड़वी बातों का मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रह गए कि बेटे के आते ही बहू हंगामा खड़ा कर देगी और बेटा राहुल भी बहू की बातों में आकर फिर से उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आने की धमकी देने लगेगा। जब से बेटे की शादी की है, उसे अपने बूढ़े बाप की तकलीफ़ें नज़र कहाँ आती। वो तो सिर्फ अपनी पत्नी की ही बातें सुनता है। इसलिए रामलाल जी ने चुपचाप चारपाई उठाकर अपने कमरे में रख दी और वहीं आकर बैठ गए। सोचने लगे कि कितने मंदिरों में माथा टेका था, कितनी मन्नतें मांगी थी, तब जाकर हमारा बेटा राहुल हमें मिला था। और हम लोग तो यही सोचते थे कि बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारी लाठी बनेगा, लेकिन उसे अपने पत्नी के अलावा ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही उसकी बातों के अलावा कुछ सुनाई देता है। कभी एक पल भी निकाल कर मेरे पास बैठकर इतना तक नहीं पूछता कि पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है, खाना खाया या नहीं। अब तो जब भी मुंह से कुछ बोलता है बस आग ही उगलता है। बेटा बहू जब भी मुझसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी मुझे खा जाएंगे। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने बेटे के लिए? अरे था ही क्या मेरे पास, सिर्फ 2 कमरों का घर और एक छोटी सी खिलौने की दुकान। लेकिन मैं सोच लिया था कि मैं अपने बेटे के लिए एक बड़ा कारोबार खड़ा करूँगा। इसलिए उसके होने के बाद मैं दुगुनी मेहनत की और लगातार 10 साल की मेहनत से एक छोटी सी दुकान शोरूम में तब्दील हो गई। बड़ा सा घर बनवाया और व्यापार की एक बारीकी उसे सिखाई, जिसके कारण आज राहुल एक अच्छा व्यापारी बन बैठा है। उसके बाद उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी भी करवा दी और बहू घर में आ गई। सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। तब तो मेरी पत्नी सुशीला भी जिंदा थी, लेकिन अचानक उसे डेंगू बुखार हुआ और लाख कोशिशें कर बावजूद मेरी पत्नी सुशीला मुझे छोड़कर चली गई। जब तक सुशीला मेरे साथ थी तब तक मैं इस घर का मुखिया हुआ करता था। बेटा बहू कितना मान देते थे मुझे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं दुकान संभालता था और मेरी पत्नी और अपनी बहू के साथ घर के सारे काम संभाल लेती थी। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं तो बेटा बहू पर जैसे बोझ ही बन गया। धीरे धीरे बेटे ने दुकान पर कब्जा किया और बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और मुझे एक कमरे तक सीमित कर दिया। अपने ही घर में मैं कहीं आ जा नहीं सकता हूँ। कुछ दिनों के लिए मेरी तबीयत क्या ख़राब हुई, बेटे ने तो मुझे दुकान पर बैठने से ही मना कर दिया, ये कहकर कि आप बूढ़े हो गए हैं, तबीयत ख़राब हो जाएगी तो कौन संभालेगा। अब दुकान पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, दुकान मैं बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ।
ऐसा कहकर उसने दुकान पर कब्जा जमा लिया। जेब में कुछ रुपए होते तो बाहर से ही खाने की कुछ खरीद लेता, लेकिन बेटा तो मुझे 1 रुपया तक नहीं देता और बहू खाने को कुछ नहीं देती। सोचते सोचते रामलाल जी फूट फूट कर रोने लगे। रामलाल जी की पत्नी सुशीला को गुजरे हुए 10 साल बीत चुके थे और बेटे बहू का रवैया दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। अब तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। रामलाल जी के बेटे ने उन्हें बूढ़े करार देकर दुकान आने से तो मना कर दिया, लेकिन बहू अपने बूढ़े ससुर से घर के सारे काम करवाने लगी। घर की साफ सफाई, जूठे बर्तन और कपड़े तक उनकी बहू उनसे धुलवाती है और यदि वो कुछ कहते हैं तो घर में कलह कलेश शुरू कर देती है और इसी कलेश की वजह से रामलाल जी आज तक चुप रहे। समय बीतने के साथ साथ उनके बेटे और बहू का व्यवहार तो बद से बदतर होता जा रहा था, लेकिन बेटे और बहू को उन पर इतनी भी दया नहीं आई कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है तो घर का इतना काम वो कैसे कर पाएंगे। रामलाल जी का एक पोता भी है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। जब उनका पोता छोटा था तब रामलाल जी अक्सर उसके साथ खेल कूद किया करते थे और उनके पोते गोलू को भी अपने दादाजी के साथ घूमना फिरना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर दादाजी कभी उसे पार्क में घुमाने ले जाया करते थे तो कभी बाजार में। दादा पोता में प्यार इतना था कि जब तक रात में अपने दादाजी से वो कहानी नहीं सुन लेता था तब तक उसे नींद ही नहीं आती थी। स्कूल से आने के बाद भी गोलू अपनी स्कूल की सारी बातें अपने दादाजी के साथ साझा किया करता था। गोलू बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए स्कूल खत्म होते ही माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और जब से गोलू पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था तब से रामलाल जी बिल्कुल अकेले रह गए थे, क्योंकि उनका एक पोता ही था जिसके संग बात करके रामलाल जी अपने सारे गम भूल जाया करते थे। गोलू ही अपने दादाजी की दवाई और खाने पीने का ध्यान रखा करता था। अपने कमरे में बैठे रामलाल जी अतीत के पन्ने पलटते जा रहे थे, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और वह अपनी यादों के समुद्र से बाहर आ गए। वो समझ गए थे कि बहू के मायके वाले आ चुके हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलकर कुछ देखने की इजाज़त नहीं थी। बाहर से खूब हंसी ठिठोली की आवाज़ आ रही थी और ज़ोर ज़ोर से नाश्ता पानी भी चल रहा था। रात से भूखे रामलाल जी अपने कमरे में बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि कब बहू के मायके वाले खाना खाएं तो उन्हें कुछ खाने को मिले। बहू के मायके वालों को आए 3 घंटे हो चुके थे। तब सब लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया और सब उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे। उधर रामलाल जी पानी पीकर अपने भूख मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब तो पानी भी खत्म हो चुका है, इसलिए पानी लेने के लिए जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर रसोई में गए तभी रसोई में खड़ी बहू की माँ बहू से बोली, अरे अंजलि, तू अपने ससुर से भी कुछ काम काज करवाती है या नहीं, या दिन भर पड़े पड़े खाते ही रहते हैं। नहीं माँ, आप भी कैसी बातें करती हो, अब ये बूढ़े हो चुके हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम काज तो करवा लेती हूँ, नहीं तो बैठे बैठे मुफ्त में खाना को थोड़ी खिलाऊंगी। बातें करते हुए दोनों हंसने लगी और बाहर चली गई। रामलाल जी रसोई में खड़े खड़े अपनी बहू और समधन की बातें सुन रहे थे। उनके शब्द उनके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि दिल तो करता है कि अभी बोल दूं कि मैं तुम लोगों की कमाई नहीं खा रहा, यह दुकान, यह बड़ा सा घर, सब कुछ मेरा खरीदा हुआ है। सोचते सोचते रामलाल जी के हाथों से पानी का गिलास गिर गया और रसोई घर में चारों तरफ पानी फैल गया। गिरने की आवाज़ सुनकर बहू भागती हुई आई
और रसोई में चारों तरफ पानी गिरा देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपको एक बात समझ नहीं आती? मैंने आपको रसोई में आने से मना किया था, फिर क्यों आए? रसोई में पूरी रसोई गंदी कर दी। चलिए अब जल्दी से साफ कीजिए। बहू का इस तरह से जोर जोर से चिल्लाना क्या कम था कि उनका बेटा भी पीछे से चिल्लाता हुआ आया, पिताजी, जब अंजलि ने आपको यहाँ आने से मना किया था तो फिर रसोई घर में क्यों आए? अरे पूरे घर में इधर उधर घूमना क्या ज़रूरी है आपका? एक जगह पर बैठा नहीं जाता, सारा मज़ाक खराब कर दिया। ऐसा कहते हुए बेटा बहू पैर पटकते हुए चले गए। भूखे रहने का दर्द इतना नहीं था जितना अपने ही बच्चों से जिल्लत भरी बातें सुनने का दर्द था। आज रामलाल जी पूरी तरह से टूट चुके थे। भरी आंख लिए कांपते हाथों के साथ उन्होंने रसोई साफ की और नज़रें झुकाए वो अपने कमरे में चले गए और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगे। खाना खाने के बाद सभी लोग चले गए और रामलाल जी अभी तक अपने खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि बहू कुछ खाने को दे दे, लेकिन बहू तो रसोई बंद करके अपने कमरे में चली गई। रामलाल जी बहू को आवाज़ देते हुए बोले, बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तो बेटा बहू दोनों ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती करवा दी। आज आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर चुपचाप घर पर रहना है तो रहो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बेटे की ये बातें सुनकर रामलाल जी अंदर तक पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब यह अपमान भी उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने अपना संदूक खोला। संदूक में उनके पुराने पर्स में कुछ पैसे रखे थे। वो पैसे निकालकर उन्होंने अपनी जेब में डाले और अपनी छड़ी उठाकर बाहर की ओर चल दिए। बेटे बहू ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने रोककर इतना नहीं पूछा कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं। रामलाल जी की जेब में कुल मिलाकर 700 रुपये। चलते हुए वो सोचते जा रहे थे कि इन 700 से वो क्या कर सकते हैं। भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले 50 रुपये से एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया और पेट की भूख शांत की। रामलाल जी शुरू से ही एक सफल व्यापारी थे। वो बूढ़े ज़रूर हो चुके थे, लेकिन दिमाग अब भी बिजनेसमैन वाला ही था। बाकी के बचे 650 रुपये हाथ में लेकर सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भूखे पेट ना सोना पड़े। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने बचे हुए पैसों से कुछ चिप्स के पैकेट खरीदे और एयरपोर्ट के बाहर जाकर आने जाने वालों को चिप्स बेचने के लिए खड़े हुए। चिप्स खरीदने के लिए कोई नहीं आया। गर्मी में खड़े खड़े वो पसीने से भीग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला बनाए रखा। धीरे धीरे उनके चिप्स के पैकेट बिकने लगे और शाम होने तक सारे चिप्स के पैकेट बिक गए और उन्हें 150 रुपये का फ़ायदा भी हो गया। रात होने को थी तो घर लौटते हुए उन्होंने रास्ते में ढाबे से खाना खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर बहू तो खाना कुछ देगी नहीं, इसलिए खाना खाकर वो घर लौट आए। अब हर रोज़ रामलाल जी ऐसा ही करने लगे। वो बूढ़े ज़रूर हो गए थे, लेकिन इस उम्र में भी उन्हें मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। सुबह घर के सारे काम करने के पश्चात रामलाल जी रोज़ाना चिप्स के पैकेट बेचने के लिए एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो जाते और बेटा बहू को तो वैसे भी उनसे बात करना पसंद ही नहीं था, इसलिए वो भी उनसे कभी न पूछते कि आप इतने समय के लिए कहाँ जाते हैं। रामलाल जी के पास अपना खर्च करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे होने लगे थे और उन्हीं पैसों से खाना भी खा लेते और कुछ पैसे बचा भी लेते हैं। अब उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने बेटे बहू के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ऐसा करते करते 8 महीने बीत गए। 8 महीने के बाद रामलाल जी के पोता गोलू की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब वो अपने मम्मी पापा
और दादाजी को सरप्राइज देने के लिए इंडिया वापस आ रहा था। दोनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। गोलू अपने दोस्त को अपने दादाजी के बारे में बता रहा था कि उसके विदेश जाने की बात सुनते ही उनको आंसू आ गई और आज उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके दादाजी को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। जैसे ही गोलू अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहीं गेट के बाहर उसके दादाजी बहुत से चिप्स के पैकेट हाथ में लिए बेच रहे थे और रहकर अपने रुमाल से अपना पसीना पोंछ रहे थे। उसी समय गोलू के दोस्त ने उसे कहा, गोलू, ये तो तुम्हारे दादाजी जैसे लग रहे हैं। वे दोनों रामलाल जी के नज़दीक गए। जाकर देखा तो गोलू की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो सचमुच उसके दादाजी ही थे। दादाजी आने जाने वाले लोगों को बुला बुला कर चिप्स के पैकेट खरीदने के लिए गुजारिश कर रहे थे। जैसे ही गोलू उनके पास गया तो बिना देखे ही उन्होंने उससे बोला, ये चिप्स खरीद लो बेटा, 10 रुपये का एक पैकेट है, बताओ कौन सा चाहिए। उस समय गोलू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भरे गले से बोला, मुझे तो बस मेरे दादाजी चाहिए। अपने पोते की आवाज़ सुनकर रामलाल जी ने जैसे ही नज़रें उठाई तो सामने उनका पोता गोलू खड़ा था। दोनों दादा पोता एक दूसरे से खूब कसकर गले मिले और फूट फूट कर रोने लगे। साथ में खड़ा गोलू का दोस्त यह सारा नज़ारा देख रहा था और उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर गोलू ने अपने दादाजी की ओर गौर से देखा। वह पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। उनके चेहरे को देखते ही उसे प्रतीत हुआ मानो उन पर वेदनाओं के पहाड़ चकनाचूर हुए हो। भरे गले से पूछा, दादाजी, लेकिन आप यहाँ ऐसी हालत में चिप्स क्यों बेच रहे हैं? इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए। अब आपको चिप्स बेचने की क्या ज़रूरत पड़ गई? और मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपको ये सब करने से मना नहीं किया? देखिए तो कितनी तेज़ गर्मी पड़ रही है और आप पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पहले ही मैं अपनी दादी को खो चुका हूँ। आज इतने दिनों बाद अपने पोते के मुँह से अपनापन और प्यार भरे शब्द सुनकर रामलाल जी फूट फूट कर रोने लगे। जैसे ही रामलाल जी ने अपने पोते को अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताया तो गोलू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका सर चकराने लगा। आज तक वो अपने जीन माता पिता को भगवान का दर्जा देता आया था। उनकी करतूत सुनकर वो दंग रह गया था। इंसान के भेष में कोई शैतानों वाली हरकत भी कर सकता है, उसे ये बात मालूम नहीं थी। लेकिन जब गोलू ने ठान लिया था कि जिन लोगों ने उसके दादाजी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है उन्हें वो सबक सिखा कर रहेगा। लेकिन सबसे पहले वो अपने दादाजी को एक बढ़िया से होटल में लेकर गया और वहाँ पर उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया और उसके बाद उस होटल में उनके लिए एक आरामदायक कमरा बुक करवा दिया और उनके सभी ज़रूरत की चीज़ उनके पास रखवा दी। थोड़ी देर उनके साथ समय बिताया और फिर बोला, दादाजी, आप यहाँ आराम से रहिए, मैं बीच बीच में आकर आपसे मिलता रहूँगा। आपके लिए खाना वेटर आकर आपके कमरे में आपको देकर जाएंगे। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर गोलू अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही पहुंचा तो उसे अपने सामने खड़ा देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई और बोली, अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम भारत वापस आ रहे हो। हमें बताते तो हम तुम्हारे स्वागत की अच्छी तैयारी करके रखते। फिर गोलू अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर स्वर में बोला, लेकिन अगर मैं पहले बता देता तो मैं वो सब कैसे देखता जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। तभी अंजलि जल्दी से अपने पति को आवाज़ लगाते हुए बोली, अजी देखो
तो हमारा बेटा आया है, कुछ ही सालों में कितना बड़ा हो गया है। आंखों में खुशी के आंसू लिए जैसे ही अंजलि अपने बेटे को गले लगाने लगी, तभी गोलू ने अपनी माँ का हाथ पीछे झटक दिया और बोला, माँ पहले मुझे ये बताओ कि दादाजी कहाँ हैं? वो घर में नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा कहते हुए गोलू अपने दादाजी के कमरे में चला गया, लेकिन दादाजी वहाँ नहीं थे। ये उसे भी मालूम था, वो बस अपने माता पिता के सामने नाटक कर रहा था। तभी अंजलि घबराई सी उसके पीछे पीछे आ गई और फीकी हंसी लिए बोली, अरे बेटा, तुझे तो मालूम है तेरे दादाजी कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं, बस सारा दिन खाते पीते रहते हैं और अपने कमरे में पड़े रहते बोर होते रहते हैं। इसलिए हमने ही उन्हें कहा था कि कभी कभार बाहर भी चले जाया करो, नहीं तो हड्डियां जाम हो जाएंगी। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गोलू की हैरानी का ठिकाना न रहा। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन रामलाल जी अभी तक घर नहीं लौटे थे। तब गोलू ने अपने पिता से पूछा, पापा, दादाजी अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? क्या आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, कभी कभी तेरे दादाजी अपने दोस्त के घर चले जाते हैं तो वो वहीं पर 1-2 दिन लगा देते हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगले दिन सुबह गोलू तैयार होकर अपने दादाजी से मिलने होटल निकल गया और वहीं बैठकर उनके साथ खाना खाया और अपने दादाजी को हिम्मत देते हुए बोला, दादाजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद गोलू अपने दादाजी को लेकर घर पहुंचा तो उनके बेटा बहू उन दोनों को एक साथ देखकर हक्के बक्के रह गए। तभी अंजलि ने घबराते हुए अपने बेटे से पूछा, अरे बेटा, तुम्हें दादाजी कहाँ मिले? तो गोलू अपने चेहरे पर नफरत लिए अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, आपने तो मुझे सही ढंग से बताया नहीं कि दादाजी कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने अपने दादाजी को ढूंढ ही लिया। तो बेटे की बात सुनकर दोनों माता पिता उसे नज़रें चुराने लगे। तो गोलू बोला, शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माता पिता कहते हुए। कितने एहसान फरामोश लोग हैं आप, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे। क्या आप जानते हैं, कल मैं एयरपोर्ट के बाहर अपने दादाजी को चिप्स के पैकेट बेचते हुए देखा। अगर मैंने ये सब ना देखा होता तो मेरे सामने आपकी असलियत आती ही नहीं। अरे कहा जाता है कि महिलाएं नरम दिल की होती है, लेकिन आप एक औरत होकर अपने पिता समान इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और पापा, आप अपने पिता को सताकर तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। एक बेटा होते हुए भी आप अपने बूढ़े पिता की तकलीफ़ नहीं समझ पाए। कल को अगर यही सलूक मैं आप दोनों के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा? और पापा, आप शायद ये भूल गए थे कि ये बड़ा सा घर और दुकान जिस पर आप कब्जा करके बैठे हो, वो सब मेरे दादाजी का है और आपने उन्हीं पिता को रात की बची सूखी रोटियां खिलाई, उनके कमरे में एक पंखा तक नहीं लगवाया। अरे ऐसा सलूक तो कोई अपने घर के नौकर के साथ भी नहीं करता है, जैसा आपने अपने पिता के साथ किया। इस बात की सज़ा तो आपको मिलनी ही चाहिए। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर घर पहुंच गए। तभी गोलू बोला, यहाँ आने से पहले हमने आप दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी थी। इंस्पेक्टर को देखते ही राहुल और अंजलि तुरंत पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। उसी समय जोरदार चटाक की आवाज़ आई और अपनी गाल पर पड़े तमाचे के कारण राहुल ज़मीन पर गिर गया। तब रामलाल जी बोले, अरे ऐसी औलाद से तो बेऔलाद रहना ज़्यादा बेहतर था। इन दोनों को ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पिता के मुंह से ये बातें सुनते ही वे दोनों माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। जैसे ही पुलिस वाले इन्हें ज़बरदस्ती बाहर की ओर ले जाने लगे, तभी रामलाल जी ने देखा
कि उनके पोते गोलू की आंखों में आंसू थे। उसी समय वो बोले, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ, इन दोनों को छोड़ दीजिए। उसके बाद इंस्पेक्टर ने राहुल और अंजलि को चेतावनी देते हुए कहा, बुढ़ापा तो सभी को आना है। आज आपके पिताजी बूढ़े हैं, कल आप लोग भी बूढ़े होंगे और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब चले गए और गोलू अपने दादाजी के गले लगा पड़ा। उस दिन के बाद से रामलाल जी के बेटा बहू उनका खूब अच्छे से ख्याल रखने लगे और उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत और खाने पीने का ध्यान रखने लगे। अब रामलाल जी अपने घर बहुत शान से रहते और हर पल अपने पोते को दिल से आशीर्वाद देते हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।